नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष कुमार। ये संख्या पद्धति को जानेंगे। ये 9वीं गणित है और हम इससे संबंधित 10 वीडियो बनाएंगे। सभी वीडियो को देखिए। ये देख लीजिए, हम प्रारंभ में हम इसमें जानेंगे पहला अध्याय में प्राकृत संख्याएं। इसे जो है n से दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती है। जैसे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से अनंत तक चला जाएगा। ये प्राकृत संख्याएं है ये। और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, इसको जान लीजिए। पूर्ण संख्याएं, इससे आगे मात्र 0 लगा दीजिए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से प्राकृतिक संख्याओं में 0 लगा देने से ये पूर्ण संख्या में बदल जाता है। ये है पूर्ण संख्या। 0 लगा देने से पूर्ण संख्या हो जाता है, होल नंबर। और तीसरा पॉइंट में देखेंगे पूर्णांक। इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। इसको देख लीजिए इस तरह से। जैसे हम यहाँ 0 से प्रारंभ करते हैं तो 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आप लिखते हैं। और इधर -1, -2 और -3 और -4, इस तरह से। तो ये देखिए, इसमें धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये है ऋणात्मक पूर्णांक घटाव वाला, और ये धनात्मक पूर्णांक इधर है जमा वाला, ये धन। ये धनात्मक पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इस तरह से समझ सकते हैं। और अगला में हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्याएं। इसको देख लीजिए, अभाज्य संख्याएं को। 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, वो प्राकृत संख्या कहलाता है। यानी कि अभाज्य प्राकृत संख्या। सॉरी, अब हम इसको जानना चाहेंगे अभाज्य में। तो 2 1 से विभाजित होगा। जैसे कि हम इसको विभाजित करेंगे 1, तो 1 दूना 2, इस तरह से। स्वयं और 1 से और 2 से भी विभाजित होगा। 2 एकम 2 और 3 और ये 5, 7, 11, ये सब 1 और स्वयं से विभाजित होता है। ये अभाज्य संख्याएं हैं ये सब। और भाज्य संख्याएं देख लीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाएगा। 2 जो है अभाज्य संख्या है। ये सिर्फ 1 और 2 से ही विभाजित होता है। आगे देखिए, भाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 और 2 तो है ही नहीं है, और 3 भी नहीं है। यहाँ पर 4 को भाग करके देखिए, 1 से विभाजित होगा। 1 चौके 4, ठीक। और इसी तरह ये 2 से विभाजित होता है, 2 दूनी 4, और 4 से विभाजित होता है 4। यानी कि ये जो है भाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि 4 हुआ और 4 हुआ। 4 जो है किससे विभाजित होता है, 1 से और 2 से और स्वयं 4 से, इस तरह से। और अगला में देख सकते हैं आप
ये 6 को यदि जानना चाहेंगे, 6 तो 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और ये 4 से भी विभाजित हो, सॉरी 6 से विभाजित होगा। ये 6 कम 6। और इसी तरह आप अगला देखेंगे तो आगे जाएंगे तो 16, इस तरह से कई भाज्य संख्याएं हैं। 6 के बाद 9 भी है, 8 भी है और 10 भी है। ये सब जो है भाज्य संख्याएं हैं। और अगला हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याएं। इसको देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए। परिमेय संख्याएं, इसको जो है Q से, कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2/3 ये परिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √2, √3 और पाई का मान। पाई का मान ऐसे 22/7 होता है, 22/7, लेकिन ये इक्वल नहीं है, करेक्ट नहीं है, फिक्स नहीं है ये, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं है। और ये भी इसी तरह है, √2 और √3। और अगला हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। सभी संख्याओं का संग्रह है ये। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, सभी संख्याओं का ये संग्रह है, वास्तविक संख्याएं। इसे R से दर्शाया जाता है। और आगे हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। इसमें शांत, इस स्थिति में शेष 0 होता है। देख लीजिए, भाग से संबंधित है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार को जान रहे हैं। शांत, इस स्थिति में शेष क्या होता है? 0 होता है। और आगे हम देखेंगे, देख लीजिए यहाँ आगे हम यहाँ देखते हैं अशांत आवर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। इसको जानेंगे, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। इसको समझ गए होंगे, शेष की पुनरावृत्ति होती है तो। और तीसरा है अशांत अनावर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। कहने का मतलब कि एक ही संख्या बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है, एक ही संख्या का। इसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। ये भाग से संबंधित है। जैसे हम देखते हैं, पहला में शांत देखें हम, शांत, इसमें 1/2, 1 का भाग यदि आप करते हैं 2 से, तो पहले 2 शून्य शून्य, फिर शून्य, फिर घटा दीजिए 1, अब दशमलव लगा के यहाँ 0 लिख दीजिए, तो 2 पंचे 10। अब इसका दशमलव प्रसार देख लीजिए, दशमलव आ गया है तो इसका ये 0 0 होगा, ये 0 होता है शेष। ये शांत स्थिति इसको कहा जाता है। अशांत अनावर्ती में देख लीजिए, अशांत अनावर्ती में अशांत अनावर्ती में हम जानेंगे 1/3 को ले लीजिए, मान के चलिए 1/3, इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 शून्य शून्य कर दीजिए। अब देखिए 1, अब दशमलव लगा दीजिए, 0 कर दीजिए, 3 तिया 9, 1, फिर 0, दशमलव के बाद 0 लगाते जाएंगे, फिर 3 तिया 9। ये देख लीजिए, इसका शेष फल जो है 1, इसका पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है। ये अशांत आवर्ती में है, ये अशांत आवर्ती इसको ध्यान, इसे अशांत आवर्ती कहा जाता है। और देख लीजिए अशांत अनावर्ती में, इसको लिख लेते हैं, अशांत
अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, इसमें ये √2, इसका मान जानते हैं 0.4142। इस तरह से एक ही, जैसे अशांत आवर्ती में 3 का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है तो इसमें अलग अलग आ रहा है, कभी 4-1, कभी 4-2, इस तरह अलग अलग। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है इस तरह से। और इसमें पाई का मान भी अलग अलग होगा। ये सब जो है अशांत अनावर्ती है। और आगे हम जानते हैं घातांक नियम। देख लीजिए, घातांक नियम में देखेंगे हम लोग, ये पहला में a का घात m गुणा a का घात n है, इसके बराबर a m प्लस n हो जाता है। घात को आप लोग जानते हैं, जैसे कि 2 का घात 3 है, ये है घातांक नियम, यानी कि 2 का घात 3। तो इसका आंसर 2 का गुणा, यानी कि 2 3 बार लिख करके गुणा कीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये है घातांक। इस तरह से लिखा जाता है इसका घात के रूप में। इसका घात के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, ये है इसका आंसर। इस प्रकार से आप जो है घातांक को समझ सकते हैं। और इस सूत्र में देख लीजिए, a का घात m गुणे a का घात n बराबर a m प्लस n। यदि गुणा में रहे और ये जो संख्या जो है गुणा के बाद बराबर है a है, तो ये जुड़ जाता है घात m प्लस n। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं एक उदाहरण, 2 का घात 4 गुणा 2 का घात 3, तो बराबर होगा 2 4 धन 3 बराबर 2 का घात 7 होगा। तो इसका आप 2 का 7 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसको गुणा करने पर इसका आंसर आता है 128। ये है नियम। और अगला नियम देख लीजिए, यदि घात के ऊपर घात हो, इस तरह से कोष्टक लगा के, a का घात m और कोष्टक पूरा और n है, कोष्टक के बाद n घात है, तो इसका बराबर होता है a m गुणित n, यानी कि घात गुणा हो जाता है। जैसे हम ले लेते हैं सवाल, 2 का घात 3 है और कोष्टक के बाद पुनः घात है 2, तो बराबर होगा 2 का घात 3 गुणे 2, तो बराबर 3 दूना 6 हो जाता है। ये इस प्रकार से। अब इसका आंसर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, तो बराबर होगा, गुणा कर लिए, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ये आंसर है इसका, इस प्रकार से। और अगला देख लीजिए, यदि भाग में हो तो a का घात m, इसमें अंश और हर ये देख लीजिए बराबर है, और इसका जो है घात अलग अलग है। a का घात m और a का घात नीचे में हर में n है, तो बराबर होगा a m माइनस n, अंश का घात ऋण हर का घात, ये होता है। अब इसका भी उदाहरण ले लेते हैं एक, इसका उदाहरण ले लेंगे सवाल हल करने के लिए। तो देख लीजिए, 3 का घात 4 बटे 3 का घात 2, इस तरह से यदि रहता है तो 3 का घात 4 ऋण 2 होगा, ये 4 ऋण 2, तो बराबर होगा 3 का वर्ग, 3 का घात 2, इसको वर्ग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर जानते हैं, इसको गुणा कर लीजिए,
3 गुणित 3 बराबर ये 9 होगा। इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। और अगला देखिए, ये चौथा में हम लोग जानेंगे a का घात m गुणा b का घात m। ये देख लीजिए, इसमें जो है घात सेम है तो ये गुणा हो जाता है a और b, और घात एक ही रहता है। इस तरह से ab घात m। तो इसका हम एक सवाल लेते हैं, देख लीजिए, सवाल से समझेंगे अच्छी तरीक़ा से। तो यहाँ पर होगा 3 का घात 2 गुणा 2 का घात 2। इस तरह से इस रूप में है ये। तब ये बराबर होगा ये 3 गुणा 2 और कोष्टक में घात 2 लगा लीजिए, लिख लीजिए, और 3 दूना 6, तो बराबर होगा ये 6 का वर्ग यानी कि घात 2। तो 6 गुणे 6 बराबर 6 छक 36 आंसर। आप ये कोष्टक लगाइए ना लगाइए, मैं बताने के लिए लिख दिया हूँ। तो इसका 36 आंसर होगा। इस प्रकार से आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए।